नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। हादी हत्याकांड के बाद बांग्लादेश में भारत का विरोध तेज। इंकलाब मंच का अंतरिम सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम। इंकलाब मंच ने भारतीयों के वर्क परमिट रद्द करने की मांग की। बांग्लादेश में भारत विरोधी भावनाएं तेज होती दिख रही हैं। खासकर भारत विरोधी छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या के बाद उनके संगठन इंकलाब मंच ने सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए 4 मांगे रखी हैं, जिनमें भारतीय नागरिकों के वर्क परमिट रद्द करने की मांग भी शामिल है। संगठन ने हादी की हत्या में शामिल सभी आरोपियों, हत्यारों, साजिशकर्ताओं और मददगारों का ट्रायल 24 दिनों में पूरा करने की मांग की है। इंकलाब मंच का दावा है कि हत्या के 2 मुख्य संदिग्ध भारत भाग गए हैं। हालांकि मेघालय में पीएसएफ ने इन आरोपों को निराधार बताया है। इस बीच बांग्लादेश में 2 हिंदू पुरुषों की लिंचिंग से भारत और बांग्लादेश के संबंधों में तनाव बढ़ गया है। भारत ने अल्पसंख्यकों पर हमलों पर चिंता जताई है, जबकि बांग्लादेश ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि अलग-थलग घटनाओं को गलत तरीके से बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर पाकिस्तान के बयान को भारत ने किया खारिज। भारत का पलटवार, अल्पसंख्यकों पर उपदेश देने की स्थिति में नहीं पाकिस्तान। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि खुद का रिकॉर्ड देखे इस्लामाबाद। भारत में अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न को लेकर पाकिस्तान की ओर से दिए गए बयान पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के आरोपों को पूरी तरह खारिज करते हुए कहा कि ऐसे दावे एक ऐसे देश से आ रहे हैं जिसका खुद अल्पसंख्यकों के प्रति रिकॉर्ड बेहद खराब रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान में विभिन्न धर्मों के अल्पसंख्यकों का भयावह और सुनियोजित उत्पीड़न एक स्थापित सच्चाई है, जिसे उंगली उठाकर नहीं छिपाया जा सकता। इससे पहले पाकिस्तान ने बयान जारी कर भारत में अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न पर चिंता जताई थी। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ताहिर अंद्राबी ने क्रिसमस के दौरान तोड़फोड़, मुसलमानों के घर गिराए जाने और कथित लिंचिंग की घटनाओं का जिक्र किया था। उन्होंने मोहम्मद अखलाक लिंचिंग मामले का हवाला देते हुए जवाबदेही पर भी सवाल उठाए थे। बीजेपी का दावा, 2 खेमों में बटी कांग्रेस में राहुल बनाम प्रियंका, नेतृत्व बदलाव की मांग तेज। बीजेपी दिग्विजय सिंह के बयान के बाद कांग्रेस में खुला घमासान। बीजेपी ने सोमवार 29 दिसंबर को आरोप लगाया कि कांग्रेस 2 गुटों में बढ़ चुकी है, एक राहुल गांधी का और दूसरा प्रियंका गांधी वाड्रा का। बीजेपी का दावा है कि पार्टी के भीतर राहुल गांधी को नेतृत्व से हटाने और उनकी जगह किसी और को लाने की मांग तेज हो रही है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि कांग्रेस में यह बंटवारा अब राष्ट्रीय स्तर पर साफ दिखाई दे रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि दिग्विजय सिंह द्वारा आरएसएस और बीजेपी की संगठनात्मक ताकत की तारीफ के बाद पार्टी का आंतरिक मतभेद खुलकर सामने आया। पूनावाला के मुताबिक राहुल गांधी खेमे के नेता दिग्विजय सिंह पर हमला कर रहे हैं, जबकि सलमान खुर्शीद जैसे नेता उनके समर्थन में आए हैं। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस में कोई स्पष्ट मिशन या विजन नहीं बचा है और पार्टी भ्रम व आंतरिक कलह से जूझ रही है। यूक्रेन को 15 साल की सुरक्षा गारंटी देने को तैयार अमेरिका, जेलेंस्की बोले 15 साल की गारंटी काफी नहीं, अमेरिका से लंबी प्रतिबद्धता चाहिए। ट्रंप से मुलाकात के बाद जेलेंस्की ने कहा कि सुरक्षा गारंटी के बिना युद्ध खत्म नहीं होगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने सोमवार 29 दिसंबर को कहा कि अमेरिका प्रस्तावित शांति योजना के तहत यूक्रेन को 15 साल की सुरक्षा गारंटी देने को तैयार है। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि रूस के खतरे को रोकने के लिए वह अमेरिका से 50 साल की प्रतिबद्धता चाहते हैं। एक दिन पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फ्लोरिडा में जेलेंस्की से मुलाकात कर कहा था कि यूक्रेन और रूस शांति समझौते के पहले से ज्यादा करीब है। हालांकि वार्ता विफल होने की आशंका भी बनी हुई है। जेलेंस्की ने कहा कि सुरक्षा गारंटी के बिना युद्ध खत्म नहीं हो सकता। ममता बनर्जी ने तुष्टीकरण के आरोपों को किया खारिज। ममता बोली, मैं सही मायने में सेक्युलर हूँ। ममता ने पूछा, मैं गुरुद्वारे जाऊँ तो सवाल नहीं, तो फिर ईद पर आलोचना क्यों? पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार 29 दिसंबर को तुष्टीकरण के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि वह सही मायने में सेक्युलर हैं और बिना किसी भेदभाव के सभी धर्मों के कार्यक्रमों में हिस्सा लेती हैं। वह कोलकाता के न्यू टाउन में देवी दुर्गा को समर्पित सांस्कृतिक परिसर दुर्गा आंगन के शिलान्यास समारोह में बोल रही थी। ममता बनर्जी ने कहा कि जब वह गुरुद्वारे जाती हैं तो कोई सवाल नहीं उठाता, लेकिन ईद के कार्यक्रम में शामिल होने पर उनकी आलोचना की जाती है। हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन भाजपा अक्सर उन पर मुसलमानों के तुष्टीकरण का आरोप लगाती
दिखाई रही है। मुख्यमंत्री ने एसआईआर प्रक्रिया पर भी चिंता जताते हुए कहा कि इससे लोगों को बेवजह परेशान किया जा रहा है और पिछले 1 महीने में इससे जुड़ी घटनाओं में 50 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। ममता ने कहा कि उनकी सरकार लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए हर स्तर पर संघर्ष करेगी। उन्नाव रेप केस, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पीड़िता खुश। पीड़िता बोली, जब तक सेंगर को मौत की सजा नहीं मिलती, न्याय नहीं मिलेगा। पीड़िता की मां ने कहा कि अब जाकर उन्हें कुछ राहत महसूस हो रही है। उन्नाव रेप केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद रेप सर्वाइवर और उनकी मां ने अदालत का आभार जताया है। पीटीआई से बात करते हुए पीड़िता ने कहा कि वह फैसले से बेहद खुश हैं और न्याय की लड़ाई आगे भी जारी रखेंगी। उन्होंने कहा कि जब तक उसे यानी कुलदीप सेंगर को मौत की सजा नहीं मिल जाती, हमारे परिवार को न्याय नहीं मिलेगा। वहीं पीड़िता की मां ने एएनआई से बात करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से उन्हें राहत मिली है और उन्होंने परिवार व वकीलों की सुरक्षा की मांग दोहराई। उन्होंने कहा कि पहले उनसे सुरक्षा छीन ली गई थी, लेकिन अब बच्चों और पूरे परिवार की सुरक्षा जरूरी है। पीड़िता की मां ने यह भी कहा कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट पर हमेशा भरोसा रहा है और अब जाकर उन्हें कुछ राहत महसूस हो रही है। उन्नाव रेप केस के दोषी कुलदीप सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से पड़ा झटका। कुलदीप सिंह सेंगर की सजा निलंबन पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। इस पूरे मामले पर अगली सुनवाई 4 हफ्ते बाद होगी। उन्नाव रेप मामले में दोषी पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें सेंगर की सजा निलंबित कर उसे जमानत दी गई थी। सीजेआई सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि इस मामले में कानून से जुड़े अहम सवाल उठते हैं। कोर्ट ने साफ किया कि सेंगर फिलहाल जेल से बाहर नहीं आएगा क्योंकि वह पीड़िता के पिता की मौत से जुड़े एक अन्य मामले में भी सजा काट रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पीड़िता को मुफ्त कानूनी सहायता देने का भी आदेश दिया। अब इस पूरे मामले पर अगली सुनवाई 4 हफ्ते बाद होगी। अरावली मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पर्यावरण मंत्री ने किया स्वागत। खनन प्रतिबंध बरकरार रहेगा। पर्यावरण मंत्री नए खनन पट्टों को जारी करने या पुराने खनन पट्टों को रिन्यू करने पर भी रोक जारी रहेगी। अरावली मामले में आए सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले का केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने स्वागत किया है। भूपेंद्र यादव ने कहा कि मैं अरावली रेंज से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर स्थगन और इस मामले के अध्ययन के लिए नई समिति के गठन से जुड़े निर्देशों का स्वागत करता हूं। उन्होंने एक्स पर लिखा कि अरावली रेंज के संरक्षण और पुनर्स्थापन के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से जो भी सहयोग मांगा जाएगा उसे देने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। माइनिंग पर पूरी तरह से प्रतिबंध बरकरार रहेगा। साथ ही नए खनन पट्टों को जारी करने या पुराने खनन पट्टों को रिन्यू करने पर भी रोक जारी रहेगी। अरावली पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले पर लगाई रोक। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस आदेश की दोबारा समीक्षा की जाएगी। मामले की अगली सुनवाई 21 जनवरी 2026 को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अपने ही 20 नवंबर 2025 के उस फैसले पर रोक लगा दी है जिसमें अरावली रेंज की परिभाषा को बदल दिया गया था। कोर्ट ने साफ कहा कि अगली सुनवाई यानी 21 जनवरी 2026 तक यह आदेश लागू नहीं होगा। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2025 में पर्यावरण मंत्रालय की सिफारिश को स्वीकार कर लिया था जिसमें अरावली पहाड़ियों की नई परिभाषा दी गई है। इसके अनुसार अब केवल वे जमीन के हिस्से अरावली माने जाएंगे जो अपने आसपास की जमीन से 100 मीटर या उससे ज्यादा ऊंचे हों। सुप्रीम कोर्ट ने आज 29 दिसंबर के आदेश में कहा कि इसकी दोबारा समीक्षा की जाएगी। सुप्रीम अदालत ने इस मामले में एक विशेषज्ञ पैनल गठित करने का प्रस्ताव दिया है जो अरावली की ऊंचाई और क्षेत्र में खनन की अनुमति से जुड़े सवालों की गहन जांच करेगा। यह कदम अरावली क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण और खनन गतिविधियों के बीच चल रहे विवाद को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। अरावली पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का कांग्रेस ने किया स्वागत। कांग्रेस ने पर्यावरण मंत्री से की इस्तीफे की मांग। मोदी सरकार की साजिशों से बचने के लिए संघर्ष निरंतर जारी रखना होगा। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने पार्टी की ओर से सुप्रीम कोर्ट के आज के अरावली आदेश का स्वागत किया है। जयराम रमेश ने बयान में कहा कि कांग्रेस पार्टी अरावली पर्वतमाला की पुनर्परिभाषा पर सुप्रीम कोर्ट के नए फैसले का स्वागत करती है। अब इस मुद्दे का और अधिक विस्तार से अध्ययन किया जाना आवश्यक है। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि इस पुनर्परिभाषा का भारतीय वन सर्वेक्षण, सुप्रीम कोर्ट की केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति और स्वयं एमिक्स क्यूरी यानी अदालती प्रतिनिधि ने विरोध किया है। जयराम रमेश ने कहा कि फिलहाल कुछ समय के लिए राहत मिली है, लेकिन मोदी सरकार द्वारा अरावली पर्वतमाला को खनन, रियल एस्टेट और अन्य गतिविधियों के लिए खोलने की साजिशों से बचने के लिए संघर्ष निरंतर जारी रखना होगा।
आज यानी सोमवार के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश से आशा की एक किरण जागी है। इस फैसले के मद्देनजर केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। यह पुनर्परिभाषा के पक्ष में उनके द्वारा दिए गए सभी तर्कों को खारिज करता है। त्रिपुरा के छात्र की हत्या को शशि थरूर ने राष्ट्रीय शर्म बताया। यह हिंसा की कोई अकेली घटना नहीं थी। थरूर ने राजनीतिक और धार्मिक नेताओं से की आवाज उठाने की अपील। त्रिपुरा के छात्र की हत्या को कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने राष्ट्रीय शर्म बताया है। थरूर ने सोशल मीडिया पर एक कड़े संदेश में लिखा कि उत्तराखंड में यह क्रूर हत्या सिर्फ एक दुखद घटना नहीं है, यह एक राष्ट्रीय शर्म है। त्रिपुरा का एक युवा गर्व करने वाला भारतीय नस्लीय भेदभाव का शिकार हुआ। उसे चीनी और मोमो जैसे अपमानजनक शब्दों से अपमानित किया गया और आखिरकार उसकी हत्या कर दी गई। यह हिंसा की कोई अकेली घटना नहीं थी। यह अज्ञानता, पूर्वाग्रह और हमारे समाज की अपनी विविधता को पहचानने और उसका सम्मान करने में विफलता का नतीजा था। उन्होंने आगे कहा कि यह चौंकाने वाला और बहुत शर्मनाक है कि उत्तर भारत में नस्लवाद बढ़ रहा है, जो अक्सर हल्के फुल्के मजाक या सिस्टम की अनदेखी की आड़ में छिपा होता है। अपनी समृद्ध संस्कृति, भाषाओं और परंपराओं के साथ पूर्वोत्तर भारतीय पहचान का कोई दूर का हिस्सा नहीं है, यह इसका केंद्र है। फिर भी इस क्षेत्र के लोगों को नियमित रूप से नस्लीय भेदभाव, बहिष्कार और दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ता है। यह खत्म होना चाहिए। थरूर ने कहा कि राजनीतिक नेताओं को बोलना चाहिए, धार्मिक नेताओं को आवाज उठानी चाहिए। चुप्पी सहमति है। मैं उन लोगों से अपील करता हूं जो धर्म को बनाए रखने का दावा करते हैं, वे याद रखें कि हिंदू धर्म अपने मूल में बहुलवाद और समावेश की परंपरा है। देहरादून में नस्लीय हमले में त्रिपुरा के एक युवा की मौत। युवा को चीनी और मोमो कहा गया। उसने कहा कि वह त्रिपुरा से है। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, एक आरोपी फरार। देहरादून में 24 वर्षीय MBA छात्र एंजल चकमा की नस्लीय हमले में मौत का मामला सामने आया है। एंजल उत्तराखंड की जिज्ञासा यूनिवर्सिटी में फाइनल ईयर का छात्र था और उसे एक फ्रेंच मल्टीनेशनल कंपनी में प्लेसमेंट भी मिल चुका था। 9 दिसंबर को वह अपने छोटे भाई माइकल के साथ देहरादून में था, तभी 6 लोगों के एक समूह ने, जिसमें 2 नाबालिग भी शामिल थे, उनसे झगड़ा किया, जो नस्लीय हमले में बदल गया। आरोप है कि हमलावरों ने उन्हें चीनी और मोमो कहकर गालियां दी। चकमा ने उन्हें बताया कि वे त्रिपुरा से हैं और भारतीय हैं, लेकिन ग्रुप ने उन्हें ताना मारना जारी रखा और चाकू से हमला किया। हमले में एंजल गंभीर रूप से घायल हो गए और 17 दिन बाद 26 दिसंबर को उनकी मौत हो गई। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक आरोपी फरार है। परिवार ने FIR और गिरफ्तारी में देरी पर सवाल उठाए हैं। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में प्रदर्शन तेज। प्रदर्शनकारियों ने की आरोपियों को कड़ी सजा देने की मांग। त्रिपुरा CM साहा और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थामी ने न्याय का भरोसा दिया। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में एंजल चकमा की मौत के खिलाफ प्रदर्शन तेज हो गए हैं, जहां लोग आरोपियों को कड़ी सजा देने की मांग कर रहे हैं। एंजल के चाचा मोमेन चकमा ने कहा कि परिवार एक होशियार और होनहार बेटे को खोने के सदमे में है। उन्होंने बताया कि एंजल ने उत्तराखंड में MBA की पढ़ाई के लिए स्टूडेंट लोन लिया था और फाइनल सेमेस्टर की परीक्षा देने वाला था। एंजल के पिता BSF हेड कांस्टेबल तरुण प्रसाद चकमा ने आरोप लगाया कि पुलिस ने शुरुआत में FIR दर्ज करने से इनकार किया और दबाव के बाद ही मामला दर्ज हुआ। घटना के बाद एंजल की मां अपने छोटे बेटे को उत्तराखंड भेजने से डर रही हैं। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने न्याय का भरोसा दिलाया है। वहीं इस घटना की निंदा करते हुए नेताओं ने इसे नस्लीय हिंसा करार दिया और सख्त कार्रवाई की मांग की है। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.